सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे। तो संज्ञा प्रकरण की हमने प्रश्नोत्तरी भी बना दी है, तो चलिए उसको किया जाए। तो इससे ये होगा, हमने जो लेक्चर में वीडियो में सुना वो जब हम हल करेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से तो हमारा ज्ञान स्थायी हो जाएगा और परीक्षाओं के लिए जो कि उपयोगी रहेगा। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है, दार शब्दः अस्ति। ये जो दार शब्द है ये क्या है? ऑप्शन देखते हैं। का स्त्रीलिंग, खा पुल्लिंग, गा नपुंसक लिंग, घा पुल्लिंग नपुंसक लिंग। तो क्योंकि संज्ञा प्रकरण में लिंग विचार और सब रूप दिए हैं तो उसी के अनुसार हमने प्रश्नोत्तरी बनाई है और बड़े मुख्य प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने रखा है ताकि आपका किसी प्रकार से नुकसान ना हो। सरल प्रश्न तो आपको आते ही हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि ये जो दार शब्द है ये किस लिंग में प्रयुक्त होता है। तो दार शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। किस लिंग में? पुल्लिंग में। ये दार शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, जबकि ये बोध स्त्रीलिंग का कराता है, लेकिन प्रयुक्त किस में होता है? पुल्लिंग में। दारा शब्द महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है ना, लेकिन है ये शब्द पुल्लिंग है। तो इसी प्रकार के थोड़ा सा जो उलझाने वाले प्रश्न रहते हैं वही आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम उनकी तैयारी कर लें ना। नंबर 2 है, सर्व संज्ञा कस्मिन् पुरुषे प्रयुक्त भवन्ति। मतलब कि जो सभी संज्ञाएं होती हैं वो किस पुरुष में प्रयुक्त होती हैं? प्रथम पुरुषे, मध्यम पुरुषे, उत्तम पुरुषे, सर्वे। किस पुरुष में प्रयुक्त होती हैं? तो जो सभी संज्ञाएं हैं वो प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होती हैं। किस में? प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष को और क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। हम लोग ये जो संज्ञा प्रकरण पढ़े हैं, वीडियो जिसमें चर्चा हम किए हैं वह भी बाबूराम सक्सेना से है और ये प्रश्नोत्तरी भी हमारी बाबूराम सक्सेना से है। अगर आपको किसी भी विषय पर आपत्ति होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और या फिर आप बाबूराम सक्सेना पुस्तक भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी पुस्तक है कि टीजीटी की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के पास है, ये मैं जानती हूँ। फिर अगला प्रश्न है, समीचीन विकल्पम चिनुत। मतलब कि इसमें विकल्प चुनना है जो ठीक हो। का तनु स्त्रीलिंग, खा शरीरम नपुंसक लिंग, गा देह नपुंसक लिंग, सर्वे अपि समीचीनम। अब इसका मतलब है कि इस प्रश्न में पूछ रहा है, लिंग इसमें भी पूछ रहा है, तो इसमें तो मुझे सभी समीचीन लग रहे हैं, यानी कि घा नंबर उत्तर हमारा सही होगा। क्यों? तनु शब्द स्त्रीलिंग है, ये बिल्कुल सही है। शरीरम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, ये बिल्कुल सही। और देह शब्द भी नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, ये बिल्कुल सही। हमने ये सारा वीडियो में पढ़ा रखा। अगर आप वीडियो देखने के पश्चात हमारी प्रश्नोत्तरी हल करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सामान्य प्रश्न हमने अपनी प्रश्नोत्तरी में नहीं रखे, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सामान्य चीज़ें तो आपको आती ही हैं और हमने सोचा ना हमारा समय बर्बाद हो ना आपका समय बर्बाद हो और तैयारी भी अच्छी हो जाए कम समय में। वैसे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन हमने ऐसा सोचा कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, अर्थवत धातुर प्रत्यय। तो यहाँ पे भारा क्या जाएगा? खाली स्थान है। का प्रातिपदिका, खा प्रातिपदिकार्थ, गा प्रातिपदिकम, घा प्रातिपदिके। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर धातुर प्रत्यय ना, धा में बड़े आ की मात्रा लगेगी, बड़ी ई की नहीं। तो इसमें आपने क्या सोचा है? यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। चौथे में तीसरा यानी कि गा सही है।
गा उत्तर सही होगा। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। देखिए यहाँ तो कम प्रश्न हैं तो हमें हड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन जब पेपर में ज़्यादा प्रश्न रहते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन बन जाता है कि प्रातिपदिकम होगा कि प्रातिपदिके होगा कि प्रातिपदिकार्था होगा, क्या होगा। तो जब तक हम एकदम ठोस रूप से तैयारी नहीं किए रहेंगे तब तक हम उत्तर उतने कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोग कम पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें पूरी कमांड के साथ पढ़ें, उसमें आप बेहतर कर ले जाओगे। और रफली पढ़ोगे तो चाहे जितनी किताबें पढ़ ले जाओ। हमने व्याकरण के लिए, ग्रामर के लिए सिर्फ हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, बाबूराम सक्सेना, जबकि इस पुस्तक में काफ़ी गलतियां भी हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको पढ़ा था और रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। 5 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न कारकों को प्रकट करने के लिए प्रातिपदिकों में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि कारकों को प्रकट करने के लिए जो प्रातिपदिकों में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो प्रश्न जितना अच्छे से हम समझ ले जाएंगे उत्तर हम उतना अच्छे से दे पाएंगे। कारकों की बात हो रही है ना, तो का, सुप, खा, तिंग, गा, अतिंग, घा, स्वादि, तो उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम लोग सुप कहते हैं। विभक्तियों वाले सुप होते हैं और वो कारकों वाले सुप होते हैं जिन्हें हम विभक्ति कहते हैं। और तिंग जो क्रियाओं में लगते हैं। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, पेज नंबर 2 पे आ गए। सुप तिंग विभक्ति खाली स्थान इस्ता। सुप तिंग विभक्ति खाली स्थान इस्ता, तो इसमें क्या होगा, संज्ञो इस्तः, संज्ञा इस्तः, संज्ञे इस्तः, संज्ञौ इस्तः, क्या होगा। यहाँ पर घा नंबर सही होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि सुप और तिंग दो है ना, द्विवचन में प्रयुक्त हैं, इसलिए संज्ञौ रूप आया, संज्ञा नहीं आया। एक वचन थोड़ो है और संज्ञो और संज्ञे होगा ही नहीं। सुप और तिंग जब द्विवचन में है तो संज्ञो प्रयुक्त होगा। फिर 7 नंबर प्रश्न है, संबोधने अपि प्रथमा भवति। ये तो सब लोग जानते हैं कि संबोधन में भी प्रथमा होती है, लेकिन किस सूत्र से। का संबोधने चा, खा विभक्तिश्च, गा ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, घा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो अब इसमें बताना है संबोधने अपि प्रथमा भवति, इसमें कौन सा सूत्र लगा है संबोधन में भी प्रथमा करने के लिए। तो ये का नंबर का उत्तर सही है। चा लगा है ना, तो चा का अर्थ है संबोधन में भी और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। फिर दूसरा सूत्र है संबोधने चा। तो जब पहले में कह देते हैं कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा होती है, तो फट से दूसरा सूत्र आ जाता है उसके नीचे, संबोधने चा। इसका मतलब है और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ये दूसरा सूत्र है और ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है। जब भी आप देखेंगे तो प्रातिपदिकार्थ वाले के बाद संबोधनेचा सूत्र आपको मिलेगा। अब 8 नंबर प्रश्न है, संबोधन एक वचने सकारस्य लोपः करोति। ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है, ये समझ लीजिए। ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे सरलता और कठिनता का तो कोई पैमाना ही नहीं। अगर हमें आता है तो सरल है, नहीं आता है तो कठिन है। चीज़ें समझ में आ गई तो सरल, चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कठिन है। तो संबोधन एक वचने सकार से लोपः करोति, संबोधन के एक वचन में सकार का लोप करता है कौन। अब जो है प्रथमा विभक्ति में यानी कर्ता कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है और संबोधन में भी प्रथमा होती है, इतना हम जानते हैं। लेकिन संबोधन के एक वचन में कुछ अंतर आ जाता है, तो वही पूछ रहा, का संबोधने चा,
खा विभक्तिश्च गा ह्रीश्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य घा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब बताइए सकार का लोप कौन करता है? तो इसमें सही होगा गा नंबर का उत्तर, यानी कि ह्रीश्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। हमने अपनी वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है कर्ता कारक में बालकः, लेकिन संबोधन में क्या बनता है? हे बालक। तो ये जो बालकः का जो विसर्ग है उसको सकार जब होता है तो उस सकार का लोप हो जाता है ह्रीश्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से, और इसीलिए जो संबोधन का एक वचन है वो प्रथमा के एक वचन से भिन्न हो जाता है कुछ परिस्थितियों में। जहाँ पर ह्रीश्व आ होगा वहीं पर लोप होगा, हर जगह नहीं होगा। इसलिए बहुत जगह पर जब आप रूप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर प्रथमा के जैसा भी मिलता होगा, लेकिन कहीं कहीं पर प्रथमा से भिन्न भी मिलता है, तो उसका यही कारण है। फिर 9 नंबर प्रश्न है विश्वपा शब्द से प्रथमा एक वचने रूपम भवति। विश्वपा जो शब्द है उसके प्रथमा के एक वचन का रूप क्या होगा? का विश्वपा, खा विश्वपाः, गा विश्वपः, घा विश्वपम। तो प्रथमा के एक वचन में तो विश्वपम तो होगा ही नहीं, तो इसमें क्या हो सकता है? 9 नंबर में क्या हो सकता है? 9 नंबर में होगा विश्वपाः। विश्वपा मूल शब्द है, प्रातिपदिक है और प्रथमा एक वचन का रूप है विश्वपाः। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, उसमें हम सारे वीडियो डालते हैं और हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक भी शेयर रहती हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाएं और लिंक के माध्यम से आप लोग सारी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। देखें और जल्दी जल्दी पढ़ डालें, क्योंकि अब परीक्षा जल्दी होने के चांस हैं। और हमने गर्मी की छुट्टी में इसीलिए बहुत मेहनत की कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप लोगों को दे दिया जाए। इस तरह की गर्मी में बहुत सारे लोग, समझ लीजिए हिंदुस्तान के सारे अध्यापक सब घूमने गए, कुल्लू मनाली हरिद्वार और कहाँ कहाँ नहीं घूमने गए, केवल एक मैं ऐसी थी। मुझे संस्कृत से इतना लगाव है कि मैंने सोचा मैं स्कूल टाइम में छुट्टी नहीं पाती हूँ तो गर्मी की छुट्टी में मैं इतना वीडियो बना के डाल दूँगी कि जो भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले उनको सबको लाभ मिले। तो आप लोग लाभ उठाएं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, वहाँ से जाके कहीं से भी आप लोग, या फिर @संस्कृतम 24 सर्च करके हमारे चैनल पे आएँ और सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियो प्राप्त कर लें। फिर अगला 10 नंबर में प्रश्न है पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत की किसी भी परीक्षा में। तो का नंबर है सप्ति यति विधि, खा नंबर वारि दधि ग्लौ, गा नंबर गौ रै अक्षी, घा रुचि नदी धेनु। तो इसमें पुल्लिंग वाला जोड़ा हमें ढूंढना है कौन सा है पुल्लिंग वाला। तो देखिए जो घा नंबर है रुचि नदी धेनु, ये तो स्त्रीलिंग है। कैसा है? स्त्रीलिंग है। और ये जो खा नंबर है, खा नंबर में वारि तो नपुंसक लिंग है, दधि भी नपुंसक लिंग है और गौ ग्लौ पुल्लिंग है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और गा नंबर में गौ, गौ तो पुल्लिंग में बैल का वाचक होता है, स्त्रीलिंग में गाय का वाचक होता है। रै अक्षी, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी सारे मैच नहीं कर रहे हैं। रै शब्द क्या है? रै पुल्लिंग है, तो इसमें होगा क्या? इसमें का सही होगा। सप्ति यति विधि, ये वाला जोड़ा पुल्लिंग का है और ये जोड़ा स्त्रीलिंग का है। और वारि
दधि ग्लौ। वारी नपुंसक लिंग है, दधि नपुंसक लिंग है, ग्लौ पुल्लिंग है। और गौ, गौ चलो मान लेते हैं पुल्लिंग है, तो रय, रय भी पुल्लिंग है और अक्षि नपुंसक लिंग है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सप्तयति विधि, ये विधि, विरंची, उदधि, ये सारे शब्द पुल्लिंग में आते हैं, इसलिए का ऑप्शन सही है। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें। 11 नंबर प्रश्न है, प्रधि शब्दः अस्ति, यानी कि प्रधि शब्द है। का ईकारांत स्त्रीलिंग, खा इकारांत स्त्रीलिंग, गा ईकारांत नपुंसक लिंग, घा ईकारांत पुल्लिंग। तो देखिए कहीं कहीं पर लिखने में, उसकी सेटिंग करने में वर्तनी दोष हो जाता है, तो उसे आप लोग समझ लें, क्योंकि टाइपिंग करने में और जब जैसे ही उसको सेट करने लगो तो अगर सेव नहीं रहता है तो वो गलत हो जाता है। तो इसमें प्रधि शब्द क्या है? देखिए ये जो खा ऑप्शन है ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रधि में धकार उत्तरवर्ती इकार, यहाँ पर दीर्घ ई है ना, तो इकारांत स्त्रीलिंग तो है ही नहीं। अब क्या है? ईकारांत स्त्रीलिंग है कि ईकारांत नपुंसक लिंग है कि पुल्लिंग है? क्या होगा? प्रधि, प्रधि शब्द ईकारांत पुल्लिंग है। क्या है? ईकारांत पुल्लिंग है प्रधि शब्द ना। शुद्ध धी, परम धी, प्रधि, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। उसके बाद ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह उन्हीं सबको लेकर हमने ये सीरीज़ बनाई है। और ऐसा नहीं कहीं से हमने प्रश्न कॉपी किया है, ये पुस्तक से बनाया है, लेकिन जो संभावित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, जो शब्द, हमने उनको लेकर प्रश्न बनाया। 12 नंबर प्रश्न है, उन्नी ग्रामीणी सेनानी कस्मिन् लिंगे प्रयुक्त भवन्ति। अब ये शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यानी कि दोनों में क्या प्रयुक्त होते हैं? गा है ईकारांत पुल्लिंग और घा, यहाँ पे देखो हम घा नहीं लिखे, घा ईकारांत नपुंसक लिंग। तो 12 नंबर में बताना है उन्नी ग्रामीणी सेनानी किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो ये शब्द हैं ईकारांत पुल्लिंग, गा सही होगा। ठीक, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग और नपुंसक लिंग या नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों की संख्या कम है। हम इनका भी एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो उन्नी ग्रामीणी सेनानी ईकारांत पुल्लिंग हैं। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखितेषु भिन्न पदम अस्ति। अब ये जो चारों पद दिए इनमें से भिन्न कौन है? किसी मामले में भिन्न होगा। मति, बुद्धि, गा है गति और घा है सखी। तो इसमें आप लोग दिमाग लगाएं, क्या होना चाहिए? 13 नंबर में, 13 में होगा घा सही होगा। कैसे? अब हम बताते हैं कैसे घा सही। ये जो मति है ये स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है, गति स्त्रीलिंग है, लेकिन सखी पुल्लिंग है। सखी शब्द पुल्लिंग है। देखें आप लोग बाबूराम सक्सेना संज्ञा प्रकरण में आप लोग सखी का रूप देखें, सखा सखायो सखाया, ऐसे करके रूप दिया है, पुल्लिंग है। इकारांत पुल्लिंग है। तो आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। लक्ष्मी शब्दस्य प्रथमा एक वचने रूपम भवति। देखिए ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी अवि तरी तंत्री, तो कम से कम आपको लक्ष्मी का रूप एकदम रटा होना चाहिए। काहे लिए? जो लक्ष्मी है ना, ये यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी
सबको पसंद हैं। लक्ष्मी का रूप जरूर पूछा जाता है। तो प्रथमा के एक वचन में लक्ष्मी का रूप होगा लक्ष्मी, का लक्ष्मी, खा लक्ष्मी, गा लक्ष्मी, घा लक्ष्मी। तो इसमें क्या होगा? गा नंबर में 14 के गा में होगा, 14 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? इसमें गा नंबर सही होगा, हम ही ने बता दिया ना, लक्ष्मी होगा। क्या होगा? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी और लक्ष्मिया, ऐसे रूप चलेगा। और 15 नंबर में धेनु शब्दस्य प्रातिपदिकम, यानी कि धेनु शब्द का प्रातिपदिक क्या है? का धेनु, खा धेनु, गा धेनु, घा धेनु। तो क्या होगा? 15 नंबर में खा सही है, धेनु। 15 का खा, धेनु होगा, धेनु धेनु धेनवः, ऐसे रूप चलेंगे। तो प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा? धेनु। ठीक, प्रथमा के एक वचन में धेनु, धेनु धेनु धेनवः ना। और ये प्रथमा का द्विवचन धेनु धेनु धेनवः, ऐसे रूप चलता है ना, धेनु का। आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पर। माता शब्द से प्रातिपदिकम अस्ति, माता शब्द का प्रातिपदिक बताना है। माता, मात, मात्रा और मातृ। तो माता शब्द का प्रातिपदिक क्या होगा? माता शब्द का प्रातिपदिक है मातृ। तो ये जो मातृ प्रातिपदिक है, इसके रूप कैसे चलते? प्रथमा के एक वचन में माता, और मात्रा, मात्रा तो तृतीया का है, माता, मातरो, मातरः, मातरम, मातरो, मातरिन, मात्रा। मात्रा तृतीया का एक वचन है, मात तो होगा ही नहीं। माता प्रथमा का एक वचन है, मात्रा तृतीया का एक वचन है, और मातृ मूल प्रातिपदिक है, ऐसा समझेंगे। अब आइए चलते हैं प्रथमा। 17 नंबर का प्रश्न है। प्रथमा एक वचने रूपम भवति, जलमुच, का जलमुच, खा जलमुक, गा जलमुग, घा जलमुक जलमुग। तो क्या होगा? इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें सही होगा घा नंबर का उत्तर सही होगा, यानी कि जलमुख और जलमुग दोनों होगा प्रथमा के एक वचन में। और इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? जलमुच है। जलमुच का प्रथमा के एक वचन में रूप होगा जलमुक जलमुग, यानी कि दोनों सही, खा भी सही है और गा भी सही है, इसलिए घा नंबर सही हो गया। ठीक, सही घा नंबर होगा ना, खा भी सही गा भी सही, इसलिए घा सही कर दिया, घा में दोनों। और जलमुच चकारांत शब्द है, ये व्यंजनांत हैं ये प्रातिपदिक। तो ये दोनों रूप बनेंगे, और जहाँ पर दो दो रूप बनते हैं वहाँ पर आप लोगों को बाकायदा याद कर लेना चाहिए। फिर 18 नंबर का प्रश्न है। राजन शब्द से सप्तमी एक वचन से रूपम भवति। ये जो राजन शब्द है, इसके सप्तमी के एक वचन का रूप होगा राज्ञी राजनी। का नंबर राज्ञी राजनी, खा राज्ञी राजनी, गा राजनी राजी, घा राज्ञों राजसु। क्या होगा? तो सप्तमी के एक वचन में रूप होगा का नंबर राज्ञी राजनी, यानी कि ये दो रूप यहाँ पे भी बन रहे हैं, राज्ञ और राजनी। 18 नंबर में का सही है। राज्ञी तो होगा ही नहीं, बड़ी गी नहीं होगा, और राजनी तो होगा लेकिन राज्ञी नहीं होगा, और राजनी राज नहीं होगा, यानी कि बाकी और सारे विकल्प गलत हैं। तो केवल राज्ञी और राजनी सप्तमी के एक वचन में राजन शब्द का रूप बनेगा, और प्रथमा के एक वचन में
राजा, राजा राजानौ राजानः, ऐसे रूप चलेगा। अब आइए देखते हैं पथिन 19 नंबर। पथिन शब्द से संबोधन एक वचन से रूपम भवति। पथिन शब्द के संबोधन के एक वचन में रूप क्या होता है? हे पंथा, हे पंथाः, हे पंथः, हे पथाः। तो चारों में कौन सा होगा? 19 नंबर का खा सही होगा। कैसे खा सही होगा? पथिन इस प्रातिपदिक के रूप पंथाः, पंथानौ, पंथानः ऐसे चलते हैं, तो इसीलिए संबोधन के एक वचन में हे पंथाः रूप हुआ। अब यहाँ पर हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से इस जो है विसर्ग के सकार का लोप नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि थकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह दीर्घ आकार है, वो हृस्व आकार में वो वाला सूत्र लगेगा जब भी हृस्व आकार होगा। यहाँ पर पंथा जो है उसमें थकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो दीर्घ है, इसलिए नहीं लगा और रूप बना हे पंथाः। 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखितेषु भिन्नम अस्ति। निम्नलिखित में कौन भिन्न है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और का नंबर गरिमन, खा लघिमन, गा शुक्लिमन, घा सीमन। तो इसमें से कौन सा भिन्न है? तो इसमें भिन्न है घा, सीमन। सीमन क्यों भिन्न है? क्योंकि सीमन शब्द स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ होता है चौहद्दी। और गरिमन, लघिमन, शुक्लिमन ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, यद्यपि ये शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। हमें तो संस्कृत से मतलब है ना। तो अगला हम लोग चलते हैं अब पेज नंबर 5 पे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको करना चाहिए। कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। 21 नंबर वार शब्दस्य सप्तमी एक वचनस्य रूपम भवति। वार शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप होता है। 21 नंबर का वारी, खा वारी, गा वारिसु, घा वारिः। तो 21 नंबर में क्या होगा? 21 नंबर का वारी, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी ऐसे रूप चलेगा। अब अगला हम लोग देखते हैं गीह शब्दस्य। यहाँ पे शब्दस्य होगा। गीह शब्दस्य मूल प्रातिपदिक। गीह ये जो शब्द है इसका प्रातिपदिक क्या होगा? का गिरा, खा गिर, गा गिरी, घा गऊ। क्या होगा? गीह शब्द का मूल प्रातिपदिक। तो गीह शब्द का मूल प्रातिपदिक है गिर। अब आप कहोगे ये गिर क्या है? गिर का अर्थ होता है वाणी, जिसको गिरा कहते हैं। तो गीह, गिरो, गिरा ऐसे रूप चलता है। गीह, गिरो, गिरा। तो गीह प्रथमा के एक वचन का रूप है और मूल प्रातिपदिक क्या है? गिर। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग संज्ञा विचार पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। संज्ञा विचार बाबूराम सक्सेना में तृतीय सोपान है, हम लोग उसको पढ़े हैं। 2 वीडियो हमने बनाई हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो उसी पे चल रहा है ना, संज्ञा विचार पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक हमारा होता है उसको जब हम बार बार याद करते रहते हैं कि हाँ हम फला विषय पढ़ रहे हैं, तो हम आउट ऑफ टॉपिक नहीं होते हैं और हम एक
दिशा में प्रयास किया करते हैं और एक निश्चित दिशा में किया गया प्रयास हमें सफल बनाता है। तो इसलिए हमेशा ये माइंड में बैठाए रहें कि आप किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ने में मन भी ज़्यादा लगेगा और फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर, विद्वान शब्दस्य तृतीया एकवचनस्य रूपम भवति। तो का विदुषः, खा विदुषे, गा विदुषा, घा विदुषा क्या होगा 23 नंबर में? विद्वान शब्द का विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः ऐसे रूप चलेगा। विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। और तृतीया का एक वचन का रूप पूछा है तो रूप होगा विदुषा। विदुषा होगा ना। तो इसमें सकार का ध्यान देना है। ये वाला सकार दंती सकार नहीं होगा, मूर्धन्य सकार होगा विद्वान के रूप में। चक्षुष शब्दस्य सप्तमी बहुवचनस्य रूपम भवति बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये भी रूप एकदम रटने वाला है। चक्षुः, चक्षुषु का नंबर में ऑप्शन क्या है? चक्षु, चक्षुषु। खा चक्षुषु, चक्षुषु। गा चक्षु, चक्षुषि। घा चक्षु, चक्षुषु। तो क्या होगा? और ये चक्षु वाला रूप तो आप लोग लिख के याद करें। जब भी याद हो जाए तो लिख के देखें, उसके बाद मिलाएं कि हमारा सही है कि नहीं। कुछ चीज़ें बड़ी खतरनाक होती, उनको लिख के, देख के, सुन के हर तरह से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करके उन्हें याद करें, क्योंकि जरा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। 24 नंबर में उत्तर होगा खा चक्षुषु, चक्षुषु डबल रूप बनेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता। 25 नंबर और ये अंतिम प्रश्न है, नपुंसक लिंगानि संति, मतलब कि ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो नपुंसक लिंग में हो। तो ये जो घा नंबर है, अवि, तरी, तंत्री, स्त्री, ये तो स्त्रीलिंग है। लक्ष्मी, अवि, तरी, तंत्री, ये पूरा ग्रुप स्त्रीलिंग का है और स्त्रीलिंग का ये विशेष ग्रुप है, ये स्त्रीलिंग है। और गा नंबर सीमन, सीमन तो स्त्रीलिंग है। चमू, रज्जु, श्वश्रु, ये भी मुझे लगता है स्त्रीलिंग है। हाँ, ये भी पूरा पेयर स्त्रीलिंग का है। खा नंबर में पथिन, करिन, विधि, ये क्या है? ये पुल्लिंग का है। विधि, विरंची, जलधि, उदधि, गिरि, ये सारे रूप पुल्लिंग में होते हैं। धनुष, वपुष, यजुष, ये वाला नपुंसक लिंग का रूप है। सकारांत पुल्लिंग पूरा ये नपुंसक लिंग का ग्रुप है। तो ये था आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न। प्रश्नोत्तरी हमें कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट भी आप लोग करें। और इसके बाद अगला जो भी सोपान होगा हम देखेंगे, हम उस पर पहले वीडियो बनाएंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देंगे। और टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें किसी किताब से कॉपी करके हमने प्रश्न नहीं बनाए, हमने अपने दिमाग से पढ़ के जो भी इम्पॉर्टेंट लगा उस पे हमने प्रश्नोत्तरी बनाया। हम ये जानते हैं आप लोगों को आपकी तैयारी 95% है, 2-1% की कहीं पे कमी है, हम उसके लिए तैयारी करा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आज यहीं तक, धन्यवाद।